हेलो नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे साथियों। मैं इसबनी गंगबार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि विकास और भूमि सुधार, तो आज मैं लगभग आपके लिए आज लास्ट क्लास लेकर आया हूं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज हम लोग कृषि विकास और भूमि सुधार को लगभग ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। यानी साथियों, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम है तो किसी की ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहेंगे तब भी वो नहीं सही होंगी। तो हमेशा हमें अपने लबों पर मुस्कान रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमें जीना हर हाल में है तो फिर हमें मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान। भाई जीना तो है ही, तो फिर हम क्यों रोएं। तो हमेशा हर हाल में खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए और कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज की अपनी क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसा कि टॉपिक चल रहा है कृषि विकास एवं भूमि सुधार, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि हमारे देश में कौन सी फसल की कौन कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती हैं, और कौन सी फसल की कौन से ज़्यादा राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो हमने कल पढ़ा था गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, मूंगफली, नारियल, दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन, चाय। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कौन से राज्यों में कौन सी टॉप पे उगाई जाती है और कौन से नंबर पे है। तो आज हम उससे अगले क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए बताऊँगा कि यहाँ पर बताया गया कि रबड़ जो है वो कौन से नंबर पे आती है, कहाँ कहाँ। तो अगर हम रबर की बात करें तो ये केरल में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगर रबड़ उत्पादन की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा केरल आता है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है, और थर्ड नंबर पे कर्नाटक आ जाता है, फोर्थ नंबर पे असम आ जाता है, और फिफ्थ नंबर पे इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप आ जाता है। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर वाला याद करना है कि रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है या सबसे अगले राज्य कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तंबाकू की, कि तंबाकू में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तंबाकू शोध संस्थान भी हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। देखो, तंबाकू जो है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश में, इसके बाद गुजरात में, इसके बाद बिहार में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और यूपी और बिहार वाले तो वैसे ही खैनी खाने में बहुत आगे हैं, तंबाकू खाने में, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, काली मिर्च देखते हैं। काली मिर्च की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि काली मिर्च का व्यापार साउथ इंडिया से पूरे वर्ल्ड में होता था। यूरोपीय लोग सबसे ज़्यादा काली मिर्च का व्यापार ही करने इंडिया में आए थे पहले, और धीरे धीरे इंडिया को पूरा गुलाम बना लिया। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है काली मिर्च का, जो उत्पादन होता है, वो हमारा केरल राज्य में होता है, इसके बाद कर्नाटक में होता है, इसके बाद तमिलनाडु में होता है, इसके बाद महाराष्ट्र में होता है। यानी चार के चारों राज्य जो हमारे हैं वो साउथ इंडिया के हैं। ठीक है, इसके बाद काली मिर्च के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर हल्दी की, तो हल्दी कहाँ होती है। तो हल्दी भाइयों सर्वाधिक होती है हमारी आंध्र प्रदेश में, इसके बाद उड़ीसा सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। इसके बाद बात करते हैं अगर काजू की, तो काजू हमारा जो है केरल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सबसे सेकंड नंबर पे होता है। तो ये थी हमारी प्रमुख फसलें और उसके उत्पादक राज्य। ये हम लोग के आज लास्ट हो गए। ठीक है, तो ये कल वाले क्लास का थोड़ा सा हिस्सा था, तो ये कल कुछ फसलें रह गई थी, तो मैंने सोचा इनको आज करा दें। अब इससे आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। साथियों, जहाँ तक समझ में आया हो आपको बहुत अच्छी बात है, जो ना समझ में आया हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर दिए होते हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी मेरा इस नंबर पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी चलता है, चाहें तो आप इस पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल चलता है, जो आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पर डे की क्लास का लिंक और पर डे का आपके लिए PDF भी मिल जाया करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। आप डीके करी क्लासेस को सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को आगे कंटिन्यू करें। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर फाइनेंस की या कृषि वित्त की, कि अगर हमें कृषि के लिए वित्त की ज़रूरत पड़े या कृषि के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़े, खेती के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, तो हम कहाँ जाएं, ये हमारी मदद कौन करेगा या कौन करता है।
तो इसके लिए अगर मैं बताऊं आपके लिए साथियों, बात है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आप लोग भी जानते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली। वैसे तो 79 तक चलनी थी, लेकिन ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष तक चली। ठीक है, तो बात इसी पंचवर्षीय योजना की है। इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि गरीबी का उन्मूलन। ठीक है, और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये डीपी धर मॉडल पर भी आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इस योजना के समय 1974 में चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती हैं और वो जीतती हैं। तो उन्होंने इसी समय एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ, ये नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ। तो उसी नारा के समय उन्होंने कार्यक्रम चलाया था कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत कह सकते हैं, उससे पहले उस कार्यक्रम के अंतर्गत आरआरबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आरआरबी का मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये तो बात थी हमारी वहाँ की, लेकिन उससे पहले हमारे नाबार्ड की स्थापना होती है। तो नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई ये मैं आपके लिए बताता हूँ अभी, और क्या होता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड से हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बताऊँगा। देखिए नाबार्ड क्या था, ये बात है आपकी 1982 की। पहले तो हम नाबार्ड की फुल फॉर्म जानिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। जो नाबार्ड होता है ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है। ये कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की छोटी बैंकों के लिए लोन उपलब्ध कराता है या किसानों के लिए कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद ये बनी क्यों थी, तो शिवरमन सिंह समिति एक आई थी, शिवरमन सिंह समिति, उसका गठन हुआ था। ठीक है, और उस गठन में उन्होंने कहा था ग्रामीण एवं कृषि ऋण के काम के लिए, इस पर बात करेंगे हम लोग, ग्रामीण एवं कृषि ऋण पे जो काम होगा उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए समिति बनाई गई थी और उसी समिति के आधार पर या उसी समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना हुई तो नाबार्ड है क्या, नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो कृषि वित्त एवं ऋण के लिए काम करती है। ठीक है, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस देती है और लोन प्रोवाइड कराती है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगर बात करें इसके हेड की, जो इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं, तो बेटा उसका जो नाम है वो है जी चिंतालू। कौन है, जी चिंतालू। आप लोग नोट कर लेना, जी चिंतालू। फुल फॉर्म चाहो तो लिख लेना गोविंद चिंतालू, जो कि इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नाबार्ड की। अब नाबार्ड किस किस के लिए वर्क करता है ये भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो वो नाबार्ड जो है, नाबार्ड के अंडर में 2 प्रमुख बैंकें आती हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके अंडर में कौन कौन सी बैंकें आती हैं, तो इसके अंडर में 2 प्रमुख बैंकें आती हैं। एक तो हमारी आती है भूमि विकास बैंक और एक हमारी आती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, भूमि विकास बैंक का मतलब होता है आपका LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है अवसंरचनात्मक विकास। ठीक, अवसंरचना विकास के हेतु ये करती क्या है, ये लोन प्रोवाइड कराती है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो भूमि विकास बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 26 मार्च 1957 को हुई है, पहले इसी की हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है, यानी कि अवसंरचनात्मक विकास के हेतु ये कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या है भूमि विकास बैंक का, जो नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करती है, कि अवसंरचनात्मक विकास हेतु यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, यानी लंबे समय के लिए जो लोन प्रोवाइड कराती है वो भूमि विकास बैंक ही कराती है। और उससे हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे, जैसे ट्रैक्टर खरीदने हेतु या सिंचाई सुविधाओं हेतु या उनका विस्तार करने हेतु। ठीक है, ये इसलिए ये लोन प्रोवाइड कराती है। या इसके अलावा अगर कोई किसान ज़मीन खरीदना चाह रहा है
तो ज़मीन खरीदने हेतु या भूमि पर कोई अपना कोई कार्य करना चाह रहा है, भूमि पर कुछ बनना चाह रहा है, तो भूमि पर कोई स्थायी कार्य करने हेतु, तो इतने सारे कार्यों के लिए जो हमारी है भूमि विकास बैंक ये है लोन प्रोवाइड लंबे समय के लिए कराती है। इसकी स्थापना कब हुई है? 26 मार्च 1957 को। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखना। अब बात कर लेते हैं अगर हम इसकी दूसरी ब्रांच की, जो नाबार्ड का दूसरा कार्य है, जो नाबार्ड की 2 ब्रांचें मैंने अभी आपको बताई, एक तो होगी भूमि विकास बैंक और दूसरी हमारी ये है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो आरआरबी का क्या काम है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या काम है? तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1975 में 5 आरआरबी की स्थापना हुई। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहली आरआरबी बैंक कौन सी थी और कहाँ स्थापित हुई। ठीक है, 26 सितंबर 1975 को तो 5 आरआरबी बैंक की स्थापना हो गई, इनमें से पहली आरआरबी बैंक कहाँ बनी, ये बात आपके लिए बताए हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आरआरबी की बात करूँ तो अगर हम लोग आरआरबी बैंक की बात करें तो थोड़ा सा आरआरबी के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी की अगर हम बात करें तो बेटा ये 3 जगह से इसमें पैसा लगता है। एक तो इसमें 50% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इसके अलावा 15% बेटा इसमें स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और इसके अलावा जो 35% पैसा लगता है वो जो भी स्पॉन्सर बैंक होती है वो लगाती है। तो इसमें 3 जगह से इसमें पैसा लगता है। ठीक है, अब 1975 में आपको पता है कि इसको 5 क्षेत्रों में आरआरबी के बैंक खोले गए। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ खोला गया तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बैंक जो खुला इसका वो 2 अक्टूबर 1975 को हमारे यूपी के मुरादाबाद में खुला। मुरादाबाद में खुला, और कह सकते हैं इसी का कि भारत का पहला आरआरबी बैंक कहाँ खुला तो 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुला। ठीक है, और उस आरआरबी बैंक का नाम क्या था ये भी मैं आपको बता दूं, तो उस आरआरबी बैंक का इन्होंने जो नाम रखा क्षेत्रीय बैंक का, उसका नाम इन्होंने रखा था प्रथमा बैंक, जो अभी भी चलती थी लास्ट ईयर तक 2 साल तक, लेकिन अब इसका विलय जो है सिंडिकेट बैंक में हो गया है, और सिंडिकेट बैंक का विलय अब पंजाब बैंक में हो गया। तो बेटा सबसे पहले क्षेत्रीय बैंक वहाँ पे प्रथमा बैंक खुली पूरे भारत में, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू। अब इन्होंने पूछा है कि 5 आरआरबी की स्थापना हुई, तो 5 आरआरबी कौन कौन सी थी ये तो पता होना चाहिए। तो इन 5 में सबसे पहली मुरादाबाद में, दूसरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तीसरी हरियाणा के भिवानी में, चौथी पश्चिम बंगाल के मालदा में, और 5वीं राजस्थान के जयपुर में। ये 5 आरआरबी की स्थापना की गई। ठीक है, हालांकि आपसे 5 नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए पहली बारी जरूर। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, पहली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, दूसरी मुरादाबाद के बाद में यूपी के ही गोरखपुर में, तीसरी हरियाणा के भिवानी में, चौथी पश्चिम बंगाल के मालदा में, और 5वीं राजस्थान के जयपुर में खोली गई। ठीक है, अब आरआरबी का वर्क क्या है? जो आरआरबी का वर्क है वो है किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खोली गई। उससे क्या होगा, किसान अपना ऋण ले सकेंगे, यानी लोन ले सकेंगे और उसको जमा दे सकेंगे, ऋण ले सकें और जमा दे सकें, इसलिए इसकी आरआरबी की स्थापना की गई। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक भी आपका हो गया। इसके बाद अब नया टॉपिक हमारा आता है कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग। व्हाट इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग? ठीक, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, यानी कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है जो किसान बनाता है, या किसान जिस प्रोडक्ट को खेती करता है या जिसको उत्पन्न करता है, उसके लिए किस प्रकार से मार्केट में बेचें, और उसके साथ में क्या क्या होता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है, वही पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है या कृषि विपणन कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कि कृषि उत्पादों को किसानों से सीधे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना एवं ये सुनिश्चित करना कि किसान को उसका सही मूल्य मिले, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं या इसके कुछ उद्देश्य हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था करना। सबसे पहला काम है कि किसान की जो भी फसल है या जो भी वो तैयार कर रहा है उसका उसके लिए मिनिमम एक एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फिक्स करती है गवर्नमेंट, उसकी व्यवस्था करी जाए। सबसे पहली बात ये है, ये इसका उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? नियमित मंडियों की स्थापना करना, यानी डेली वाली मंडियों की स्थापना करना।
यानी किसान को बहुत दूर अपनी फसल ले जानी ना पड़े, अपनी सब्जियां अपने फल को बाहर बेचने ना जाना पड़े। हर शहर में, हर कस्बे में एक मंडी की स्थापना होनी चाहिए। आज भी आप देखते होंगे हर कस्बे में या हर तहसील स्तर पर मंडी की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करना। ठीक है, एकीकृत राष्ट्रीय स्तर की बाजार की स्थापना करना, यानी एक ऐसी मंडी में एक ऐसी मार्केट डेवलप करना जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर की हो। ठीक है, जहाँ से कहीं भी माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकता हो, यानी किसी जगह पे अगर कोई माल उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो यहाँ से वहाँ पे मंडी पे चला जाए और उसको कोई बहुत ज़्यादा कीमत ना पड़े। पूरे इंडिया की मार्केट की लगभग कीमत एक ही होनी चाहिए और माल एक जगह से दूसरी जगह चला जा सके। तो ऐसी एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करना। ठीक है, इसके अलावा मानक बार नहीं है, ये मानक बाट होगा। मानक बाट एवं उचित माप की अनिवार्यता, यानी कि जो भी हमारा माप की जाए उसके लिए जो बाट हों या जो भी उसको नापने के साधन हों उनका मानक होना चाहिए और उनके उचित मानक की जाए और उचित माप की अनिवार्यता की जाए। ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा किसानों को वित्त एवं साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी किसानों के लिए फाइनेंस की और मतलब लोन वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी भी उपलब्ध हों, ताकि किसान अपनी फसल उगाने से पहले जब उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको आसानी से ऋण मिल सके या उसके लिए आसानी से फाइनेंस की उपलब्धता हो जाए, ताकि वो अपनी खेती को आसानी से कर सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो कुछ इसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या कुछ ऐसी आपकी कृषि विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली संस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 राष्ट्रीय कृषि बाजार। ठीक है, जिसके लिए हम लोग ई नैम नाम से भी जानते हैं। ई नाम, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ई यहाँ पे स्मॉल में बनती है, ई नाम। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बेटा ये है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसका वर्क है कि ये कृषि विपणन हेतु उत्तरदायी है, यानी कि एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के लिए ये काम करता है और विशाल बाजार की एक स्थापना करता है। इसमें क्या है, आप ऑनलाइन ही पूरे इंडिया की मार्केट के बारे में रेट देख सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ के क्या रेट चल रहे हैं, क्या मार्केटिंग चल रही है, ये सब कुछ आप घर बैठे जान सकते हैं। तो ये क्या करता है, ई मार्केट, ये राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम, इसमें होता क्या है, इसमें कृषि मंडियों को एक पोर्टल से जोड़कर एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना की जाती है। यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर की पूरे भारत की सारी मंडियों को एक पोर्टल से जोड़कर एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना कर दी जाती है। वहाँ से आप एमएसपी देख सकते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ से सभी फसलों की या सभी आपने जो भी कृषि की है उसके आप सबके रेट यहाँ पे देख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी कहीं भी फसल को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार का आपका उद्देश्य है। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है बेटा, ये TRIFED, इस तरह से लिख लेना आप लोग, ट्राइफेड। तो ट्राइफेड एक संस्था है, इसका क्या वर्क है अभी हम इसके बारे में जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई ट्राइफेड की, ये भारत सरकार द्वारा 1987 को हुई है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1987 को इसकी स्थापना हुई है। ट्राइब का मतलब आप जानते हैं, ट्राइब का मतलब होता है, ट्राइब्स मीन जनजाति और ट्राइबल मीन जनजाति है। तो इसकी पहले फुल फॉर्म जानते हैं ट्राइब्स की। ट्राइब्स की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि हिंदी में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद। ये इसकी हिंदी में भी फुल फॉर्म होगी, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद। ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म हो गई। अंग्रेजी की बात करें तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बेटा ट्राइब्स की फुल फॉर्म हो गई। अब ट्राइब्स क्या कार्य करता है और कब बना बेटा, ये भारत सरकार के द्वारा 1987 में इसकी स्थापना हुई। इसका वर्क क्या है या ये क्यों बनाया गया,
आप जानते हैं जो ट्राइब्स लोग हैं हमारे, वो जंगलों में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जनजाति वाले लोग हैं जो, तो उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था व्यापारियों और जमींदारों द्वारा, तो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया भारत सरकार ने। तो देखो इसका पहला पॉइंट, व्यापारियों या जमींदारों द्वारा जनजातियों के हितों की सुरक्षा की जा सके, यानी जो व्यापारी या जमींदार इन लोगों को परेशान करते थे या इनका शोषण करते थे, तो उनकी सुरक्षा की जा सके, इसलिए सरकार ने ये बनाया। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने कोई भी उत्पाद या कोई भी अपनी कृषि करते हैं और बड़ा यूनिक टाइप की करते हैं, तो उसके लिए सरकार सीधे खरीद सके और इन लोग के लिए कुछ इनका हित हो सके, इनके लिए कुछ पैसे की प्राप्ति हो सके, ताकि ये लोग अपनी आजीविका आराम से कर सकें। तो देखो, उनके उत्पादों को बाजार में बेचा जा सके एवं उन्हें उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा सके, यानी उन्हें मोटिवेट किया जा सके। वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो बड़े ट्रेडिशनल होते हैं और बड़े यूनिक होते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब पारंपरिक होते हैं। जैसे वो टोपी बना रहे हैं या आपकी टोकरी बना रहे हैं या कोई आपका सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं या कोई वैसे कृषि कर रहे हैं, तो बड़ा बहुत अच्छे टाइप के बनाते हैं। तो उनका क्या करते थे, आपके जो व्यापारी जमींदार होते थे ये उनको परेशान करते थे और उनको मतलब अपने हिसाब से खरीदते थे या उनकी चीज़ों को कब्जा लेते थे। तो सरकार ने क्या करा, ये ट्राइफेड नाम की एक संस्था बना दी, ठीक है। तो ये ट्राइफेड कैसे बना, एक और संस्था है नाफेड, नाफेड से बना है, ठीक है, नाफेड इससे पहले बन गई थी, तो उसी से ये कह सकते हैं प्रोत्साहित होकर बनाया था नाफेड। तो आप पहले जान गए ट्राइफेड, जान गए ट्राइफेड क्यों बनाया गया, जनजातियों के हित के लिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1927 में। इससे पहले एक संस्था और बनाई गई थी, इसको कहते हैं नाफेड, ये ट्राइफेड से पहले बनाई गई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं, नाफेड क्या होता है। नाफेड होता है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, नाफेड होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाती है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या विपणन संघ, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या है, ये है आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए संस्था स्थापित की गई और इसकी स्थापना 1958 को की गई, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को। इसका वर्ग क्या है, जो दलहन वाली फसलें, तिलहन वाली फसलें या नकदी फसलें और मसाले हैं, इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना की गई, जिसके लिए हमने नाफेड कहा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी दलहन तिलहन नकदी फसलें और मसाले हैं, इनकी आपूर्ति करता है और पूरे देश में इनकी कमी को पूरा करता है, कि जहाँ पे ये नहीं हो रहा ये वहाँ पहुँचाता है या वहाँ पे पहुँचाने में उसकी मदद करता है, ठीक है। तो ये किसका वर्क हो गया आपका, नाफेड का। आगे बढ़ते हैं, एक संस्था और है, इसको कहते हैं NCDC। NCDC की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो बड़ा संसद द्वारा ये पारित हुई थी 1963 में, एक अधिनियम बना जो पारित हुआ, तो इसकी स्थापना की गई। संसद द्वारा 1963 में एक अधिनियम पारित करके इसकी स्थापना की गई और सहकारी कृषि को बढ़ावा देने हेतु एवं कृषि से प्राप्त उत्पादों को मार्केटिंग हेतु इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि सहकारी कृषि क्या होती है। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव और कृषि का मतलब फार्मिंग, यानी जो फार्मिंग हम लोग कोऑपरेट होकर करें या साथ साथ करें या एक दूसरे के साथ मिलकर करें या टुगेदर जो फार्मिंग होती है, उसके लिए ही सहकारी कृषि कहते हैं। आप लोग गांव में जानते हैं, किसी के पास छोटे छोटे खेत होते हैं तो वो कहते हैं भैया आज आप हमारी खेत में मदद कर दो, तो कल हम आपकी कर देंगे, या हम लोग छोटे छोटे खेत हैं तो हम लोग सब लोग मिलकर खेती करते हैं, तो इसके ही लिए बेटा सहकारी खेती कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो नीचे दिया भी है सहकारी खेती क्या होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। आइए, कि साथ साथ मिलकर खेती करना या टुगेदर फार्मिंग जो होती है वो सहकारी खेती कहलाती है। सहकारी कृषि अधिनियम को प्रमोट करने के लिए सहकारी वित्त अधिनियम 1904 में बनाया गया था और ये निकोलसन आयोग 1901 की सिफारिश में बना था, ठीक है। निकोलसन एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो उनने बेटा ये की सिफारिश की थी, तो उनके द्वारा बना था। 1901 में निकोलसन के द्वारा एक अकाल आयोग बनाया गया था, आपको शायद पता होगा हिस्ट्री में, तो अकाल आयोग बनाया गया था, तो उन्हीं के द्वारा ये 1904 में बनाया गया है, ठीक, उन्हीं की मतलब कहने पर या उन्हीं से कहने का प्रमोट होकर, ठीक है। अब अगले बात करते हैं हम लोग भूमि सुधार की, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भूमि सुधार, कि भारत में भूमि सुधार कैसे कैसे होता है, काश्तकारी सुधार या बिचौलियों का उन्मूलन,
अगला सहकारी कृषि है, चकबंदी या हदबंदी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं, चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। ये वही चीज़ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को कि भारत में भूमि सुधार। अगर भारत में भूमि सुधार की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया था, और जिसकी सूची थी आपकी नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में भूमि सुधार की बात की गई थी। ठीक है, अगर भूमि सुधार की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये आपका राज्य सूची का विषय है, और इसकी अगर बात करें तो ये बेटा दो तरह से सुधार होता है। एक तो आपका संस्थागत सुधार और दूसरा आपका तकनीकी सुधार। तो हम बात करें आपकी तकनीकी सुधार की, तो ये चीज़ें ज़्यादातर हम लोग पढ़ चुके हैं। तकनीकी सुधार वाली ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कृषि में आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, वैज्ञानिक खेती, कीटनाशकों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत सुधार। कि संस्थागत सुधार क्या क्या था, जमींदारी उन्मूलन क्या था, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला चीज़ पढ़ेंगे हम लोग जमींदारी उन्मूलन या बिचौलियों का अंत। दूसरा पढ़ेंगे काश्तकारी सुधार। तीसरा पढ़ेंगे हदबंदी। चौथा पढ़ेंगे चकबंदी। और पांचवा पढ़ेंगे सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि अभी हम लोग ऊपर जान चुके हैं। चकबंदी हम लोग बहुत पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, चकबंदी मैंने आपके लिए बहुत डिटेल में बताई है। ठीक है, तो उसको भी हम नहीं जानेंगे ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हंडा लीजिए कि जमींदारी उन्मूलन या बिचौलियों का अंत। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन या बिचौलियों का अंत। अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया था। ठीक है, सबसे पहले अधिनियम ये 1950 में आता है उत्तर प्रदेश में, जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार अधिनियम 1950 में। लागू करने की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई सन 1951 में लागू हुआ था। ठीक है, और 24 जनवरी 1951 पे इस अधिनियम पर हस्ताक्षर हुए थे। ये इसके बाद का स्टेप ये है, और इसके बाद का लास्ट स्टेप ये है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया। 24 जनवरी 1951 में इस अधिनियम पर हस्ताक्षर हुए, और 1 जुलाई 1951 से ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये कितना सफल रहा या सफल रहा या नहीं रहा। तो बात करें इसकी सफलता की, तो बेटा ये पूर्णतः सफल नहीं रहा। क्यों नहीं सफल रहा? क्योंकि जो राज्य सरकारें थी, आप जानते हैं हमेशा से ही हमारी सरकारें थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की निकम्मी रही हैं। तो पूर्णतः सफल नहीं रहा ये। क्यों नहीं सफल रहा? कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की शिथिलता या उनकी अगंभीरता, यानी क्योंकि वो गंभीर नहीं हुई इसके प्रति, या सरकार इसके प्रति थोड़ी सुस्त रही, इसकी वजह से ये पूर्ण रूप से हमारा सफल नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं जमींदारों का यहाँ पे चलता रहा, किसानों का शोषण कराते रहे वो, और कहीं ना कहीं बिचौलियों का अंत पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत सर्वप्रथम मद्रास राज्य में हुई 1948 में। ठीक है, जो अगर बिचौलियों के अंत की शुरुआत की बात करें तो बेटा स्टार्ट कहाँ से हुआ? मद्रास से शुरू हुआ। मद्रास कहाँ पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है 1948 से। ठीक है, अगर बात करें पूरे भारत में इस तरह के बिचौलियों का अंत कब तक हो पाया, तो 1972 तक कर दिया गया। 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया। लेकिन क्या लगता है आपके लिए कि बिचौलिया 100% ख़त्म हो गए या जमींदार 100% ख़त्म हो गए? तो आज भी कहीं ना कहीं ये पनप रहे हैं, या आज भी कहीं ना कहीं पे ये हैं। आगे बढ़ते तो ये था हमारा क्या, बिचौलियों का अंत या फिर जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, तो कब आया आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1951 में इस पर हस्ताक्षर हुए, 1950 में ये अधिनियम आया, और 1 जुलाई 1951 से ये लागू हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई? मद्रास से 1948 में शुरुआत हुई, और 1972 में संपूर्ण भारत में बिचौलियों का अंत हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा बिचौलियों का अंत। आगे बढ़ते हैं काश्तकारी सुधार। नंबर 2 पॉइंट है काश्तकारी सुधार। तो काश्तकार क्या होता है आप लोग जानते हैं। काश्तकार होता है एक प्रकार से हमारा एक किसान। काश्तकार होता है एक किसान। अब किसान कौन होता है बेटा? एक श्रमिकी होता है, एक मजदूर होता है। ठीक है, क्योंकि जो किसान है ये रियल में भूस्वामी नहीं है। भूस्वामी नहीं है। काश्तकारी में ये होता था कि किसी अन्य की भूमि पर खेती करता है श्रमिक, और वो रियल में भूस्वामी नहीं होता वो किसान। तो यही काश्तकारी होती थी।
आप अपने कभी पापा से पूछना या दादाजी से पूछना कि दादाजी हम लोग जो ज़मीन जोतते हैं क्या ये वास्तविक में हमारे पास शुरू से ज़मीन थी। स्टार्टिंग में होता क्या था, पहले कोई बहुत बड़े ज़मींदार रहे होते हैं, उनके पास में पूरे एरिया की ज़मीन होती थी, तो उनके अंडर में बहुत सारे काश्तकार या बहुत सारे किसान या बहुत सारे सिर में कार्य करते थे, और वो उनके बदले उनके लिए खाने पीने के लिए थोड़ा अन्न दे दिया करते थे, या बाद में कुछ ज़मीन का एक हिस्सा दे दिया जाता था। अब हुआ क्या, अभी बता रहे हैं आपके लिए। पहले देखिए, मान लिया कोई एक्स व्यक्ति हैं, तो एक्स कौन है, कोई ज़मीन के स्वामी कोई एक्स व्यक्ति हैं, और बाई कौन है, कोई कृषि करने वाले काश्तकार हैं। तो वो एक्स की ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, बाई को फिर बाद में कोई भूमि आवंटित कर दी खेती करने के लिए, लो आप इस पर अपना गुजारा भत्ता करो, अब ये ज़मीन हमारी, हम ही इस पर अपने असली मालिक हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या करा, काश्तकारी सुधार कैसे हुआ, काश्तकारी सुधार में क्या क्या बातें हुई ये जानिए। तो काश्तकारी सुधार में जो बातें हुई, पहली बात हुई कि बेदखल ना होने देना। यानी जो काश्तकार है, जो किसी भूस्वामी की ज़मीन पर भूमि कर रहा है, अगर वो कहता कि मेरी भूमि है, आप जाइए अपना काम कीजिए, तो जो काश्तकार है उसको 100% बेदखल नहीं कर सकते। वो जाएगा कहाँ, वो खाएगा क्या, उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो उसके लिए एक भूमि आवंटित कर दी जाएगी कृषि करने के लिए कि लो आप इस पर अपना गुजारा भत्ता कर सकते हो। तो आप 100% बेदखल नहीं कर सकते, ये काश्तकारी सुधार की एक बात थी। दूसरा, भूस्वामी को जमीन केवल तभी दी जाए जब वह इस पर स्वयं कृषि करना चाह रहा हो। यानी जो भूस्वामी की जमीन है उस पर कृषि अगर कोई काश्तकार कर रहा है, अगर भूस्वामी कह रहा है नहीं ये जमीन मेरी और मैं इस पर स्वयं कृषि करना चाहता हूँ, तो उसको जब ही भूमि दी जाएगी जब वो उस पर स्वयं खेती करेगा, ये नहीं काश्तकार से लेकर किसी तीसरे व्यक्ति को दे दे, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी बात थी। तीसरी बात थी कि भूस्वामी को जमीन वापस लौटा दी तब इस स्थिति में कुछ भूमि काश्तकार के लिए भी छोड़ दी जाए। यानी अगर काश्तकार भूमि लौटा देता है भूमि के मालिक के लिए या भूस्वामी के लिए, तो कुछ उस भूमि का हिस्सा काश्तकार को भी दिया जाएगा। तो ये थी हमारी काश्तकारी सुधार की बातें, ठीक है। फिर क्या करा सरकार ने बाद में क्या करा, एक रूल था उस समय कि अगर कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन जोत रहा है काफ़ी साल से, 8-10 साल से, तो उसी के नाम पे थोड़ी सी उस ज़मीन का पट्टा कर दिया जाता था और वो काश्तकार या गरीब श्रमिक को वो ज़मीन दे दी जाती थी। तो ये था इस समय काश्तकारी सुधार, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब काश्तकारी सुधार में सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ कहाँ मिली, तो सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली वो हमारी पंजाब, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों में मिली है काश्तकारी सुधार में सफलता, ठीक है। कहाँ कहाँ, पंजाब, कर्नाटक और केरल में, ठीक है। तो ये आप लोग जान गए काश्तकारी सुधार। अब मैं आपके लिए क्या नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो एक हेडिंग था चकबंदी, अभी मैं थोड़ा सा अगर उसके बारे में जानना चाहूँगा तो बता दूंगा। हदबंदी इसमें नहीं दिया है, मैं आपके लिए अपने पास से बता दूंगा। सहकारी कृषि, अभी मैंने बताया था टुगेदर फार्मिंग, तो ये अगला पॉइंट है, साथ साथ खेती करना, ठीक है। सहकारी, ये भूमि सुधार ही चल रहा है, संस्था का सुधार। तो सहकारी कृषि क्या होती है, मैंने भी आपको बताया, साथ साथ खेती करना। यानी ऐसे कृषक जिनके पास भूमि का छोटा हिस्सा होता है वह साथ साथ मिलाकर खेती करते हैं, जिससे बेहतर कृषि उत्पादकता की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी सहकारी कृषि। 1901 में निकोलसन ने अकाल आयोग की स्थापना की, अभी मैंने आपको बताया था निकोलसन ने अकाल आयोग की स्थापना की, और इन्होंने ही तारीफ करी थी सहकारी कृषि के फायदे की। इन्होंने बताया था सहकारी कृषि से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इन्हीं के कहने पर एक सहकारी वित्त अधिनियम 1904 में आया था, किसके कहने पर, निकोलसन के कहने पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा सहकारी कृषि। अब इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं, हदबंदी। हदबंदी क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए हदबंदी। तो हदबंदी क्या होता है, हदबंदी होता है कि कृषि जोत का अधिकतम आकार तय कर देना। यानी कोई किसान है या कोई किसान व्यक्ति है या उसका कोई परिवार है, तो अधिकतम वो कितनी ज़मीन जोत सकता है या कितनी ज़मीन उसके अंडर में आ सकती है, तो वही हदबंदी कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के पास कितनी ज़मीन रहेगी या कितना अधिकतम जोत का आकार रहेगा, तो वही हदबंदी कहलाती है। ये तो इसका देखो कई प्रकार से बांटा गया है। यदि यदि किसी के पास 18 एकड़ भूमि है और एक वर्ष में मिनिमम वो 2 फसलें उगाता है, तो दूसरी बात, वर्ष भर अगर वह भूमि सिंचित रहती है, तो ऐसा व्यक्ति, इस तरह की भूमि को एक व्यक्ति 18 एकड़ भूमि अपने अंडर में रख सकता है या इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। यानी 18 एकड़ भूमि वह व्यक्ति रख सकता है जो एक वर्ष में कम से कम अपनी फसल पर 2 फसलें उगाता हो अपनी भूमि पर, और वर्ष भर उसकी भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। तो
ऐसी ज़मीन कम से कम आप अधिकतम 18 एकड़ रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अपने हिस्से में नहीं रख सकते, ना आप ना आपका परिवार। ठीक है, एक परिवार 18 एकड़ रख सकता है अधिकतम। तो ये है हदबंदी। दूसरी बात, यदि एक वर्ष में कम से कम एक फसल उगाता है कोई व्यक्ति और भूमि थोड़ी कम उर्वर है और सिंचाई की भी अल्प मात्रा है, यानी सिंचाई भी वहाँ पे थोड़े से साधन कम है, तो इस स्थिति में एक व्यक्ति 27 एकड़ भूमि रख सकता है, अधिकतम 27 एकड़ भूमि रख सकता है। ठीक है। अब तीसरी बात, यदि एक वर्ष में अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक एक फसल उगा सकता है, बहुत ज़्यादा एक फसल नहीं, तो वो भी नहीं, भूमि की उर्वरता शक्ति कम है या बंजर है या ऊसर है, यानी भूमि बिल्कुल बेकार है और सिंचाई की उपलब्धता भी नहीं है, तो इस स्थिति में एक व्यक्ति 55 एकड़ तक भूमि अपने पास में रख सकता है। तो ये हो गई हमारी हदबंदी। हदबंदी जान लिया, सहकारी कृषि जान ली, काश्तकारी सुधार जान लिया और जमींदारी उन्मूलन जान लिया या बिचौलियों का जान लिया। बचा क्या आपका चकबंदी। तो चकबंदी बेटा आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं चकबंदी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका चकबंदी के बारे में। चकबंदी आप लोग जानते हैं कि चकबंदी क्या होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1953 में उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम बनाया गया था। चकबंदी में होता क्या था, जो छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे आपकी भूमि के टुकड़े होते हैं, उनको एक कर दिया जाता है और आपके लिए कोई बड़ा खेत दे दिया जाता है उसके बदले में। तो उत्तर प्रदेश में 1953 में जोत चकबंदी अधिनियम बना और 8 मार्च 1954 से उत्तर प्रदेश में लागू हो गई। सबसे पहले कैराना मुजफ्फरनगर की तहसील है, दूसरी मुज़ाफ़िर खाना जो कि सुल्तानपुर की तहसील है, यहाँ पर ये लागू करी गई। और 1958 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू कर दी गई। ये सारी बातें आपके लिए मैं बता चुका हूँ पिछले क्लासों में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो कैसा लगा साथियों आपका क्लास, और आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये भूमि सुधार वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया और निपट गया। तो साथियों, क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।